नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सामान्य हिंदी की ये क्लास है और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं विशेषण के बारे में। हिंदी की पिछली क्लास में हमने सर्वनाम को कंप्लीट किया है। आशा करता हूं वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में सामान्य हिंदी वाली प्लेलिस्ट को देखिए और उसमें से हिंदी की जितनी भी वीडियोस हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से पहले चैप्टर से वहां पे वीडियोस जो है अवेलेबल हैं आपके लिए, चाहें तो आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा हो या आने वाली यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो या 2022 का प्रीलिम्स का पेपर हो, इन सभी के लिए सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस की क्लासेस भी आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप इनका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम हिंदी के बारे में, विशेषण के बारे में। विशेषण को आज हम पढ़ने वाले हैं और इस क्लास को देखने के बाद में, सिर्फ एकमात्र इस क्लास को देखने के बाद में आप विशेषण से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उन सभी को आप आसानी से हल कर पाएंगे। और हिंदी को हमें थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लगातार जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो या आने वाली कांस्टेबल की परीक्षा हो, ठीक है, और भी जितने एक दिवसीय परीक्षा होती हैं उसमें हिंदी का बड़ा अच्छा रोल रहता है। और कहीं ना कहीं हिंदी जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करी जाती है, ठीक है। अगर हिंदी पर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप कम से कम, हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप कम समय में पूरे अंक जो है ला सकते हैं, ठीक है। तो विशेषण को समझते हैं। विशेषण को देखें तो विशेषण की परिभाषा सबसे पहले समझते हैं। विशेषण क्या है? विशेषण को देखें तो विशेषण का अर्थ है किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताना। परिभाषा को देखें तो हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो किसी संज्ञा, ठीक है, या सर्वनाम, इन दोनों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। सर्वनाम के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की स्पेशल बात नहीं करूँगा, यहाँ हम विशेषण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उनके बारे में उनकी क्वालिटी बताते हैं, उनको हम कहते हैं विशेषण, ठीक है। अब विशेषता भी जो है कई तरीके से बताई जा सकती है। गुणों के आधार पर भी विशेषता बताई जा सकती है। दोष भी एक तरह की क्वालिटी होती है, ठीक है। गुण हो या दोष हो, इसके आधार पर किसी संज्ञा या सर्वनाम को हम क्या कर रहे हैं? परिभाषित कर रहे हैं। संख्या के आधार पर विशेषता बताई जा सकती है, उसके परिमाण के आधार पर विशेषता बताई जा सकती है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसी वीडियो में आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर केवल इतना याद रखें कि विशेषण की विशेषता या विशेषण की परिभाषा क्या होती है, यानी ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे लंबा, ठीक है, गोरा, काला, चार, ये सभी विशेषण शब्द हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, यह रास्ता लंबा है, ठीक है, यह रास्ता लंबा है। इस वाक्य को आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पर जो लंबा शब्द है, ये जो शब्द है लंबा शब्द, ये क्या कर रहा है? एक विशेषता बताने की कोशिश कर रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? रास्ते की, ठीक है। लंबा शब्द जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? रास्ते की विशेषता बता रहा है। रास्ते के बारे में हमको बता रहा है और ये बता रहा है कि रास्ता कैसा है? लंबा है, ठीक है। रास्ता, अगर ये वाक्य इस तरीके से लिखा होता, यह रास्ता है, ठीक है, तो इसमें कोई विशेषण नहीं होता, यह रास्ता है। रास्ते की कोई क्वालिटी, रास्ता कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, सही है, लंबा है, छोटा है, इसकी विशेषता के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यह रास्ता कैसा है? लंबा है। मतलब रास्ते की एक क्वालिटी बताई जा रही है, रास्ते की एक विशेषता हमको यहाँ पे बताई जा रही है कि रास्ता कैसा है? लंबा है। तो लंबा शब्द जो है ये क्या है? विशेषण। और यहीं से एक शब्द के बारे में और आप समझिए विशेष्य के बारे में, क्योंकि विशेष्य और विशेषण से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। यानी आपको कोई भी वाक्य दे देगा और पूछेगा आपसे इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है या विशेष्य है। तो इसको समझने के लिए कोई भी ज़्यादा हमको गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। देखिए, विशेषण हमने पढ़ा, विशेषण में क्या था कि वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। सिंपल सी बात है, ये हो गया विशेषण। लेकिन जो विशेषण शब्द है, जिस शब्द की विशेषता बताता है, जिस चीज़ की विशेषता बताता है, वो वाला शब्द जो होता है वो क्या होता है? विशेष्य होता है, ठीक है। यहाँ समझेंगे कि यह रास्ता लंबा है, तो लंबा जो शब्द है ये रास्ते की विशेषता बता रहा है, इसीलिए लंबा शब्द क्या है? ये विशेषण है, ठीक है। और विशेष्य को समझेंगे तो कैसे समझेंगे कि जो ये शब्द जो है विशेषण, ठीक है, विशेषण जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? रास्ते की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेष्य है, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर हो गया
कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं वो होते हैं विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिसके बारे में कोई क्वालिटी बताई जाती है, वो शब्द क्या कहलाता है? आपका विशेष्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से विशेषण और विशेष्य में कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक प्रमुख बात यह है कि जो विशेषण या विशेष्य शब्द होते हैं उनके बारे में एक चीज़ आती है। जनरली जब हम सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कुछ सर्वनाम ऐसे पढ़े थे, संकेतवाचक जो सर्वनाम हमने पढ़े थे, यह, वह, ये, वे, इनके बारे में जब हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था तो मैंने वहाँ आपको एक प्रमुख बात ये बताई थी कि जो संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं, अगर इनके तुरंत बाद कोई संज्ञा आ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर फिर दोबारा से आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ। जैसे मैंने एक उदाहरण यहाँ से देख लेते हैं, यह मेरा घर है, ठीक है, और यह घर मेरा है। इस तरीके से दो एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये जो है ये संकेतवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निश्चितवाचक, ठीक है, निश्चितवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम है जो कि किसी घर के बारे में बता रहा है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए दोनों चीज़ें हैं एक ही, दोनों चीज़ों का अर्थ अगर आप देखेंगे तो दोनों चीज़ों का अर्थ एक ही है। यह मेरा घर है ये ऐसे कह लीजिए, या फिर यह घर मेरा है, दोनों का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो एक ही अर्थ है, लेकिन दोनों में एक यहाँ पे अंतर उत्पन्न हो जाता है। ये इसके बाद में तुरंत क्या आ गई? नाउन। घर क्या है? एक संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, ठीक है, वो क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाता है। तो अगर यह, वह, ये जो शब्द हैं इनके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो इनसे पहला वाला जो शब्द होता है वो विशेषण बन जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको जब हम सर्वनाम पढ़ रहे थे तब ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ हमको देखनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो विशेषण शब्द जो है, विशेषण शब्द जो है, सर्वनाम जो है, सर्वनाम के बाद में कभी भी संज्ञा नहीं आएगी। ये चीज़ पॉइंट आपको नोट करना है, सर्वनाम के बाद में कभी भी संज्ञा नहीं आएगी, लेकिन विशेषण के बाद में संज्ञा आती है, ठीक है। विशेषण के बाद में जनरली क्या आती है? किसी नाउन का नाम आता है। यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि विशेषण शब्द जो होते हैं वो विशेष्य से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं, दोनों कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो विशेषण शब्द है वो काय के बाद आया है? विशेष्य के बाद आया है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जहाँ पर विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आ जाता है। बस आपको पहचानना है कि यहाँ पर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है या नहीं बताई जा रही है। याद आपको ये रखना है कि विशेषण शब्द, ये नहीं समझेंगे कि विशेषण शब्द जो आएगा वो हमेशा किसके बाद आएगा? विशेषण शब्द हमेशा विशेष्य के बाद ही आएगा। ये चीज़ कोई कंपलसरी नहीं है। विशेषण शब्द विशेष्य के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, आपको बस उसको पहचानना है। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं, ठीक है। कक्षा में पहला स्थान मेरा है, कक्षा में पहला स्थान मेरा है। यहाँ पर किसके बारे में, मेनली किसके बारे में बात हो रही है? स्थान के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और स्थान की विशेषता ये है कि वो स्थान कैसा है? पहला है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रमवाचक विशेषण होते हैं जिनको आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्रमवाचक विशेषण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके अगर आता है यानी किसी क्रम के बारे में डिनोट कर रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। किसी क्रम के बारे में हमको बता रही हैं तो ये क्रमवाचक विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि जो विशेषण है वो विशेष्य के बाद आया है, और यहाँ पर देखिए जो विशेषण है वो विशेष्य के पहले आया है। स्थान की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? पहला, ठीक है। तो ये विशेषण हो गया। विशेषण शब्द किस चीज़ की विशेषता बता रहा है? स्थान की विशेषता बता रहा है। तो जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। जो विशेषण शब्द हैं वो विशेष्य के बाद भी आ सकते हैं और विशेषण शब्द जो हैं विशेष्य के पहले भी आ सकते हैं। क्लियर। एक शब्द आता है आपका प्रविशेषण, ठीक है। और परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं? एक तो विशेष्य से पूछे जाते हैं और एक प्रविशेषण से जुड़े हुए शब्द पूछे जाते हैं विशेषण के अंतर्गत, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे तो आप पिछली साल के किसी भी परीक्षा के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं या प्रीवियस ईयर पेपर हैं, PYQ हैं, उनको उठा करके देखिए। वहाँ पर जो विशेषण से जुड़े हुए जो प्रश्न आएंगे, ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो विशेष्य और प्रविशेषण से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण का अर्थ होता है ऐसा विशेषण शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए, ठीक है। विशेषण का अर्थ क्या था? ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और प्रविशेषण क्या है? जो विशेषण की विशेषता बताता है। मतलब विशेषण तो है ही अपने आप में विशेष, उसकी भी कोई एक क्वालिटी बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है, ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। उदाहरण देखिए इसका, कमल बहुत तेज दौड़ता है। कमल जो है वो बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पर आप आसानी से पहचान लेंगे
कि तेज जो है, ठीक है, तेज शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये कमल के दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ठीक है। तो तेज शब्द जो है ये विशेषण हो गया। लेकिन तेज भी कैसा होता है, एक तो होता है बहुत ज़्यादा तेज, एक थोड़ा कम तेज, ठीक है, इस तरीके से भी कहा जा सकता है। तो तेज कैसा दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो जो बहुत शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ना तो कमल की विशेषता बता रहा है, ना इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, बहुत शब्द, बहुत शब्द जो है ये तेज की विशेषता हमको बता रहा है। और तेज क्या है, विशेषण है, यानी बहुत शब्द एक विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये क्या है, प्रविशेषण है, ठीक है। बहुत शब्द तेज शब्द की विशेषता बता रहा है, और तेज शब्द जो है वो अपने आप में क्या है, विशेषण है, इसीलिए बहुत शब्द क्या हो गया, आपका प्रविशेषण हो गया। आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, ठीक है। विशेषण हमारी समझ में आ गया, विशेष्य हमने समझ लिया। विशेष्य का मतलब विशेषण, जिस चीज़ की विशेषता विशेषण के द्वारा बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए वो होता है आपका प्रविशेषण, ठीक है। तो विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण आपकी समझ में आ गए। अब बात कर लेते हैं विशेषण के प्रकारों के बारे में, विशेषण के भेद के बारे में। जनरली विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके, विशेषण के होते हैं 4 प्रकार, और इन्हीं 4 प्रकारों से इसके बहुत सारे जो है प्रकार बन जाते हैं। पहले इसकी हायरार्की को समझते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। पहले इसके प्रकारों को समझते हैं, उसके बाद में 1 बाई 1 जितने भी नाम आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 बाई 1 इनके बारे में विद एग्जाम्पल हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम विशेषण के भेद के बारे में देखते हैं, और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये सभी विशेषणों का डायग्राम है, ठीक है। मुख्यतः विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं, इन्हीं 4 प्रकारों में से विशेषण के कई प्रकार निकल के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणवाचक की, ठीक है। विशेषण के भेद 4 होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपको कितने लिखने हैं, 4 लिखने हैं। ये भी डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ आप ये याद रखेंगे, विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद होते हैं, गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया और सर्वनामिक विशेषण। अब इनके उपभेद होते हैं, इनको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले इनको समझते हैं, उसके बाद में हर प्रकार का एक एग्जाम्पल देते हुए उदाहरण के द्वारा हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गुणवाचक का कोई अलग भेद नहीं होता है, ठीक है। संख्यावाचक जो होता है, संख्यावाचक 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए संख्या भी 2 तरह की होती हैं, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। अब निश्चित संख्यावाचक को भी अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। निश्चित संख्यावाचक में क्रमवाचक विशेषण आते हैं, आवृत्तिवाचक विशेषण आते हैं, समुदायवाचक विशेषण आते हैं, ठीक है, गणनावाचक विशेषण आते हैं और प्रत्येकवाचक। फिर गणनावाचक को भी 2 अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। गणना का मतलब क्या है, गिनती गिनना, और गिनती गिनी जाती है 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 ये सभी पूर्ण संख्या हैं, ठीक है, ये पूर्णांक बोधक हैं। और गिनती ऐसे भी तो गिनी जाती है, आधा हो गया, ठीक है, आधा किलो चीनी, 1.25 किलो या कोई भी चीज़, ठीक है। तो आधा, पौना, 1.25, 1.5 ये शब्द जो होते हैं ये अपूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो गणनावाचक भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, आपका पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। और फिर एक होता है प्रत्येकवाचक, जैसे कुछ शब्द आते हैं, हर एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति को खाना खिलाओ, ठीक है, हर एक, एक, प्रत्येक, ये सभी जो होते हैं प्रत्येकवाचक में आते हैं। परिमाणवाचक की बात करें तो परिमाणवाचक भी 2 तरह के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सर्वनामिक ये भी 2 प्रकार के होते हैं आपके, मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। ये एक हायरार्की है पूरे विशेषणों के प्रकारों की, ठीक है, इतनों को आप याद रखेंगे। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले गुणवाचक से। गुणवाचक के बाद में सभी को, हर एक प्रकार, जितने भी नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को उदाहरण सहित हम समझने का प्रयास करेंगे। गुणवाचक सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। गुणवाचक की बात करें तो यहाँ स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे विशेषण की, जब हम परिभाषा के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा था वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसके किसी गुण के बारे में, उसके किसी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो गुणवाचक है। और गुण आदमी के किन आधारों पर बताए जा सकते हैं, कितने आधार हो सकते हैं किसी व्यक्ति के गुणों के बारे में बताने के, या किसी वस्तु के गुणों के बारे में बताने के, या किसी वस्तु की क्वालिटी के बारे में बताने के कितने आधार हो सकते हैं। तो गुण जो होते हैं वो दिशा के आधार पर भी बताए जा सकते हैं। दिशा जैसे पूर्वी, ठीक है, पश्चिमी,
उत्तरी, दक्षिणी। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी आप समझते चले। जैसे मान के चलिए सिक्किम, उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पे। सिक्किम पूर्वी दिशा में है, सिक्किम पूर्वी दिशा में है। ये वाक्य आपने देखा, सिक्किम पूर्वी दिशा में है। तो सिक्किम पूर्वी दिशा में है, तो यहाँ दिशा जो शब्द है ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, संज्ञा शब्द है दिशा, और इस दिशा की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है, पूर्वी के द्वारा, क्योंकि दिशा कैसी है, पूर्वी है। सिक्किम पूर्वी दिशा में है, सिक्किम पूर्वी दिशा में है, दिशा क्या है, संज्ञा शब्द है, और इस संज्ञा शब्द की विशेषता जो है वो किसके द्वारा बताई जा रही है, पूर्वी के द्वारा। तो ये पूर्वी शब्द है, ये कैसा शब्द है, गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। पूर्वी शब्द कैसा है, गुणवाचक विशेषण है, और गुणवाचक में भी देखें तो ये दिशा सूचक है। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे ही एग्जाम्पल बना सकते हैं, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। आशा करता हूँ इसके द्वारा आप इन सभी चीज़ों को समझ चुके होंगे। दिशा तो एक ही है, ठीक है, एक ही तरीका है दिशा। अब दिशा बाकी पश्चिमी भी हो सकती है, उत्तरी भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की दक्षिणी भी हो सकती है, अलग अलग दिशाएं हो सकती हैं, उनके बारे में आप यहीं से अपने आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, अब दशा, दशा क्या होती है, दशा का मतलब है किसी भी व्यक्ति या वस्तु की कंडीशन। ठीक है, स्थिति भी इसको हम बोल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की कंडीशन या स्थिति, उसको हम कहते हैं दशा। ठीक है, दशा कैसी हो सकती है व्यक्ति की, आदमी बीमार हो सकता है। ठीक है, आदमी कैसा हो सकता है, बीमारी, उसकी क्या है, कंडीशन ही तो है, दशा ही तो है उसकी। स्वस्थ हो सकता है आदमी, आदमी कैसा हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है। तो ये दशाएं हैं। अब इनसे आप एग्जाम्पल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, राम बीमार है, राम बीमार है, राम बीमार है, तो बीमार शब्द क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। बीमार शब्द आपका विशेषण हो गया, क्योंकि बीमार शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, राम की। राम क्या है, संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। इस राम की विशेषता बताने वाला शब्द है बीमार। राम की स्थिति के बारे में, राम की दशा के बारे में, राम की कंडीशन के बारे में बीमार शब्द बता रहा है, इसलिए बीमार शब्द क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो दशा आप समझ गए। दशा से जुड़े हुए जितने भी शब्द आ सकते हैं उनके आप एग्जाम्पल बना के आसानी से समझ सकते हैं। दिशा बिल्कुल नॉर्मल है, दिशा तो 4 ही होती हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। वैसे तो और भी दिशाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर जनरली जो मेन दिशाएं होती हैं वो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी होती हैं। इनसे जुड़े हुए कोई शब्द आए तो वो समझ लीजिए गुणवाचक है। दशा, स्थिति, बीमार। ठीक है, स्थिति में बताया जाए, उसकी कंडीशन बताई जाए कि बीमार है, स्वस्थ है, कैसा है, तो ये भी जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब यहाँ से देखते हैं आप गुण। ठीक है, अच्छा, बुरा, घमंडी। ठीक है, इस तरीके बहुत सारे गुण हो सकते हैं व्यक्ति के। तो गुण के आधार पर भी जो चीज़ें बताई जाएंगी वो गुणवाचक विशेषण के मतलब अंतर्गत ही आएंगी। तो इसके एग्जाम्पल अगर देखें, गांधी जी अच्छे व्यक्ति थे, गांधी जी अच्छे व्यक्ति थे। अब यहाँ पे देखिए व्यक्ति, ठीक है, और गांधी जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अच्छा शब्द है, ये अच्छा शब्द है, ये विशेषण है, ये विशेषण है। ठीक है, क्योंकि ये गांधी जी की विशेषता बता रहा है कि गांधी जी कैसे थे, गांधी जी कैसे थे, अच्छे व्यक्ति थे। गांधी जी कैसे थे, अच्छे व्यक्ति थे। यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो अच्छा शब्द है, जनरली आपको यहाँ देख के ऐसा लग रहा होगा कि जी गांधी जी की विशेषता बता रहा है, लेकिन विशेषता तो गांधी जी की ही बता रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, जो अच्छा शब्द है किससे जुड़ा हुआ है, व्यक्ति के बारे में। यहाँ पर इतना हमको पता है कि गांधी जी एक व्यक्ति थे, गांधी जी एक व्यक्ति थे, लेकिन व्यक्ति कैसे थे, अच्छे थे। तो अच्छा शब्द जो है ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। ठीक है, व्यक्ति शब्द की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, विशेषण। और कैसा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, यहाँ से आप गुण के आधार पर चीज़ों को सीख सकते हैं। रंग के आधार पर, अब यहाँ पे बात करते हैं हम रंग के आधार पर। रंग काला हो सकता है, ठीक है, गोरा हो सकता है, काला, गोरा। ठीक है, और लाल हो सकता है, जैसे अफ्रीकन लोग काले होते हैं।
ठीक है, यहाँ मैं रंग भेद के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो कोई भी इसको गलत ना समझे। ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए। अफ्रीका में ज़रूरी नहीं सब काले ही लोग होते हैं, अफ्रीका में गोरे लोग भी पाए जाते हैं। ठीक है, श्वेत वर्ण के लोग भी पाए जाते हैं, तो अफ्रीकन लोग काले होते हैं। तो जो काला शब्द है ये विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो सर क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है, ये अफ्रीकन लोगों की। किसकी विशेषता बता रहा है, अफ्रीकन लोगों की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। ठीक है, तो यहाँ से रंग के आधार पर भी जो चीज़ें बताई जाएँ, रंग के आधार पर जो विशेषता बताए वो भी आपका गुणवाचक विशेषण होता है। आकार, तिकोना, आकार भी तो होते हैं, तिकोना आकार हो सकता है, चौकोर आकार हो सकता है, आपका गोल आकार हो सकता है। ठीक है, टमाटर गोल होता है, टमाटर गोल होता है। अब टमाटर गोल होता है तो गोल शब्द जो है ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। गोल शब्द विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है सर, ये टमाटर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, टमाटर की विशेषता बता रहा है गोल शब्द, तो ये विशेषण हो गया। तो ये किसके आधार पर विशेषण है, आपका आकार के आधार पर। आकार के आधार पर भी जो इतनी चीज़ें आएंगी, तिकोना, चौकोर। ठीक है, जैसे हम बोलें कि आयत जो होता है वो चौकोर होता है, आयत जो होता है वो चौकोर होता है, तो ये चौकोर शब्द जो है किसकी विशेषता बता रहा है, आयत की विशेषता बता रहा है। तो आकार भी, आकार आप समझ पा रहे होंगे, किसी भी चीज़ का शेप जो होता है। ठीक है, तो आकार भी हो सकते हैं, तिकोना आकार हो सकता है, चौकोर आकार हो सकता है, गोल आकार हो सकता है। तो ये आकार के आधार पर भी जितनी सारी विशेषताएं बताई जाएंगी वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे आपके। काल, काल के बारे में बात करें तो भूतकाल हो सकता है। ठीक है, गुजरा, आने वाला, ये जो शब्द हैं ये काल सूचक शब्द हैं। ठीक है, जैसे गुजरा वक्त कभी लौट करके नहीं आता है। एक एग्जांपल आपको दूं मैं, गुजरा वक्त, गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता है सर, लौट कर नहीं आता है, गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है गुजरा शब्द जो है, गुजरा शब्द जो है ये विशेषण है सर। ठीक है, और बिल्कुल कन्फ्यूजन आपको इसलिए नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको पहले एक चीज़ बता दी है कि विशेषण शब्द विशेष्य के पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो गुजरा शब्द जो है आपका विशेषण है, ये किसकी विशेषता बता रहा है सर, वक्त की विशेषता बता रहा है। ठीक है, वक्त की विशेषता गुजरा शब्द बता रहा है, तो ये विशेषण है। ये किसके आधार पर विशेषण है सर, काल के आधार पर विशेषण है। ठीक है, समय के आधार पर। अब स्थान की बात करें, स्थान अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है। ठीक है, कमरे में, अंदर बाहर, ऊपर नीचे हो सकता है। कमरे में, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, अंदर बाहर, ऊपर नीचे। ठीक है, ये जो है स्थान सूचक शब्द हैं। ठीक है, जैसे मेज़ कमरे के अंदर है, मेज़ कमरे के अंदर है, मैंने यहाँ पे बोल दूँ मेज़ कमरे के अंदर है सर। ठीक है, तो अंदर शब्द जो है ये विशेषण है, अंदर शब्द जो है ये क्या हो गया, आपका विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है, मेज की विशेषता बता रहा है। विशेषण शब्द जो है अंदर है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, मेज की विशेषता बता रहा है। और किसके आधार पर ये विशेषण है, ये स्थान के आधार पर विशेषण है। और स्थान के आधार पर भी अगर कोई विशेषण आता है तो वो भी गुणवाचक विशेषण की आपकी श्रेणी में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ों को समझ पाए होंगे आसानी से। हम विशेषण के प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं, और विशेषण के प्रकारों के बारे में भी बात करें तो हम गुणवाचक विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको मेनली ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये दशा हो गई आपकी, कंडीशन, बीमार है, स्वस्थ है, कैसा है, गुण कैसे हो, अच्छा बुरा, ठीक है, स्वार्थी, घमंडी, ठीक है, दयावान, ये सारे जो है गुण हो गए व्यक्ति के। रंग काला, गोरा, पीला, नीला, हरा, कुछ भी हो सकता है, रंग से संबंधित जो भी चीज़ें आ जाएँ। आकार हो जाए, त्रिकोना, चौकोना, अष्टभुज, सप्तभुज, पंचभुज। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आकार से संबंधित हैं। इसके अलावा काल जो हो गया आपके, गुजरा हुआ, आने वाला, ये सभी काल सूचक शब्द हैं। स्थान की देखें तो अंदर बाहर, ऊपर नीचे, ये शब्द जो हैं किसी भी वाक्य में अगर प्रयुक्त होते हुए आपको नज़र आ जाते हैं, ये शब्द किसी वाक्य में आपको दिखते हैं, एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ें अगर आपको दिखती हैं तो वहाँ आप केवल आपको एक
चीज़ ये समझनी है कि वास्तव में ये चीज़ें किसी चीज़ की विशेषता बता रही हैं या नहीं बता रही। अगर विशेषता बता रही हैं तो वो निश्चित रूप से क्या है, विशेषण है। और इन चीज़ों से जुड़े हुए सारे शब्द जो होते हैं, दशा से, दिशा से, गुण से, रंग से, आकार से, काल से, स्थान से, इनसे जुड़े हुए जितने भी शब्द आएंगे वो सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप गुणवाचक विशेषण समझ चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं किसके बारे में, संख्यावाचक के बारे में सर। ठीक है, इसको मैं ज़रा साफ कर देता हूँ। संख्यावाचक विशेषण यहाँ से आप देखेंगे, चाहें तो आप इसका पहले जो मैंने यहाँ पे पहले लिख रखा है इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में कहने का मतलब है जितने भी विशेषण हैं, जिन विशेषणों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जितने भी विशेषण हैं, तो विशेषणों का पूरा सार यही है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये मान लीजिए इसके अलावा विशेषण है ही नहीं। अगर ये चीज़ें जो है आपकी समझ में आ जाती हैं तो विशेषण आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो चाहें तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको समस्या ना हो, एक तरह से आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद में हमने गुणवाचक हमने पढ़ा, अब पढ़ते हैं हम संख्यावाचक को। ठीक है, संख्यावाचक को देख लेते हैं। संख्यावाचक में देखेंगे आप तो निश्चित संख्यावाचक हो गया आपका और अनिश्चित संख्यावाचक होगा। तो सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक को देखते हैं, क्योंकि निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत भी बहुत सारे आते हैं। तो इन सभी को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। निश्चित संख्या, ऐसा शब्द, पहले इसको समझिए, ऐसा शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराए, हमको ऐसी संख्या के बारे में बताए जो बिल्कुल निश्चित हो, सर्टिफाइड संख्या हो, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में आता है। और जरूरी नहीं है आपसे जो चीज़ें पूछी जाएं बिल्कुल इन चारों में से ही पूछे जाएं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, इन्हीं में से थोड़ी पूछे जाएंगे। आपको आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण देके पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो जरूरी नहीं है आपको, क्योंकि आवृत्तिवाचक जो है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, संख्यावाचक के अंतर्गत आ रहा है। तो जरूरी नहीं है वहाँ पे ऑप्शन में आपको संख्यावाचक देगा, आपको वहाँ पे आवृत्तिवाचक दे सकता है, क्रमवाचक दे सकता है, गणनावाचक दे सकता है। इस तरीके से आपसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे देखिए 1, 10, 5, यहाँ पे जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये निश्चित संख्या है ना। 1 का मतलब 1 ही होता है, बिल्कुल निश्चित चीज़ है। 5 का मतलब 5 ही होगा, 10 का मतलब 10 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ एक व्यक्ति, यहाँ पे मैं लिखूँ कमरे में एक व्यक्ति है, कमरे में एक व्यक्ति है। मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी। अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति लिखा हुआ है, व्यक्ति आपका हो गया नाउन। ठीक है, व्यक्ति आपका संज्ञा हो गया, और व्यक्ति की विशेषता क्या बता रहा है, एक शब्द। ठीक है, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या कितनी है, एक है, मात्र एक व्यक्ति है, तो एक हो गया आपका विशेषण। ये निश्चित संख्या है। ठीक है, ये निश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्या हो सकती है, जैसे इस जगह पर शब्द दिया होता आपका कई, अनेक, बहुत, ये अगर शब्द दिए हुए, इनमें कोई आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर संख्याओं के बारे में हम स्पष्टतया अनुमान नहीं लगा सकते। इस उदाहरण की जगह पर जैसे आपने यहाँ पे देखा कमरे में एक व्यक्ति है, तो हमको पता है एक का मतलब एक होता है, एक का अर्थ आप सभी समझते हैं, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। व्यक्ति नाउन हो गया, और व्यक्ति कितने हैं, एक है। एक क्या हो गया आपका विशेषण, क्योंकि ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। अगर इसी जगह पर आपका एग्जाम्पल होता, इसी जगह पर आपका एग्जाम्पल होता कमरे में कई व्यक्ति हैं। ठीक है, इसी जगह पर आपका एग्जाम्पल हो जाए कमरे में कई व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे भी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। व्यक्ति है आपका नाउन यानी संज्ञा। ठीक है, और व्यक्ति कितने हैं, कई हैं। व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति कई व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर हम संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते। संख्या यहाँ पर 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, तो क्योंकि ये संख्या कैसी है, अनिश्चित संख्या है, अनिश्चित संख्या है। ठीक है, तो ये शब्द जो है कई, ये क्या बन जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में हम इसको रख देंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब निश्चित संख्या के जो प्रकार हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं और 1 बाय 1 सभी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ठीक है, अगर निश्चित दे रखा है तो सीधी सी बात है किसी न किसी संख्या के किसी न किसी संख्या के बारे में आपको देगा, 1, 2, 5, 10, जो निश्चित संख्या होगी उसके बारे में बताएगा। अनिश्चित बोलेगा तो कई,
बहुत सारे अनेक ऐसे शब्द यूज होंगे जिनमें हम संख्या का अनुमान नहीं लगा पाएंगे, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ से सबसे पहला क्रमवाचक। ठीक है, अब सर क्रमवाचक में जो शब्द आ सकते हैं, क्रमवाचक में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? ठीक है, यानी क्रमवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? जो किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी जगह पर क्रम के बारे में बताएंगे, ऑर्डर के बारे में बताएंगे। क्रम कैसे निर्धारित करते हैं हम? भाई कोई पंक्ति दे रखी है लड़कों की, कोई लाइन दे रखी है, ठीक है, या फिर कोई मान लिया आपका रिजल्ट आया, यूपी लेखपाल का आपका रिजल्ट आ गया, या किसी चीज़ में आपका परीक्षा परिणाम आया, तो उसमें आपका स्थान कौन से क्रम पर है, तो आप कैसे गिनेंगे उसको? पहला, दूसरा, तीसरा। मान लीजिए आपका स्थान तीसरे नंबर पर है, तो उसमें कैसे बोलेंगे आप कि मेरा स्थान तीसरा है, मेरा स्थान क्या है? तीसरा है। तो तीसरा क्या हो गया? वो क्रम हो गया। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के क्रम के बारे में जो शब्द बताते हैं वो क्रमवाचक विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर इनको हम लिख सकते हैं पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से जो है ये क्रमवाचक विशेषण की कैटेगरी में आ जाएंगे। समझ में आई? क्रमवाचक समझ में आ गया आपकी में? पहला, दूसरा, तीसरा। उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, जैसे मैंने पहला ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा था, आपको यहाँ पे देखो, कक्षा में पहला स्थान मेरा है। ठीक है, कक्षा में पहला स्थान मेरा है, कक्षा में पहला स्थान मेरा है। स्थान की विशेषता कौन बता रहा है सर? पहला शब्द बता रहा है। स्थान की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? पहला शब्द बता रहा है। और पहला शब्द क्या बता रहा है? किसी पार्टिकुलर चीज़ के क्रम के बारे में बता रहा है कि वह चीज़ कौन से क्रम पर है। ठीक है, मेरे स्थान के बारे में बता रहा है कि मेरा स्थान कौन सा है? पहला है। पहला स्थान है तो सर ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा आपका। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा ये आपका, क्रमवाचक विशेषण। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रमवाचक। अब इसके बाद में आता है सर आपका आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को और हम बेहतर तरीके से समझें तो बारंबारता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, ठीक है, उसको देखते हैं हम। फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, आवृत्ति कैसे होती है? दो गुना। कोई चीज़ दो बार आ गई, सेम चीज़ दो बार आ गई तो वो दोगुनी हो गई। ठीक है, तिगुना, चौगुना, तिगुना या तीन गुना, चौगुना, ऐसे शब्द जो होते हैं ये आवृत्ति दर्शाते हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है, किसी भी चीज़ की आवृत्ति को दर्शाते हैं, फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं। तो आवृत्तिवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे दो गुना, तीन गुना, चार गुना, पाँच गुना, छः गुना, ये किसी चीज़ की आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं सर, तो ये आवृत्तिवाचक हैं। आवृत्तिवाचक यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। मेरे पास तुमसे दो गुना धन है। ठीक है, मेरे पास तुमसे दो गुना धन है। तो सर धन जो है ये नाउन है सर, संज्ञा है। धन जो है वो क्या है? संज्ञा है। और धन की विशेषता क्या है कि सर ये दो गुना है। धन की विशेषता क्या है कि ये दो गुना है। और दो गुना क्या है? ये आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को। तो ये जो विशेषण हो गया, सर ये आवृत्तिवाचक विशेषण हो गया आपका। ठीक है सर, आवृत्तिवाचक ये विशेषण हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा होगा? तो दो गुना, तीन गुना, चौगुना ऐसे शब्द आए तो यहाँ से आप समझ लें कि ये आवृत्ति के बारे में बता रहे हैं, किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं, तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, अब फ्री में आपको इतनी सारी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, हिंदी जो है हिंदी को मैं कंप्लीट आपकी कराऊंगा। बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, जिसके कारण जो है हिंदी की क्लासेस बीच में इंटरप्ट हो गई थी। अब लगातार हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप एक चीज़ याद रखें कि मैं कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा हूँ अपना, या फिर मैं कोई अपना, मान लीजिए कि मेरा कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं है। मैं नॉर्मली जैसे कि आपके लिए मुझे लगता है कि मेरे पास अगर कुछ है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है या आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में 5-10% भी अगर मेरी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन होता है तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो आप ये ना समझें। और ना मैं आपसे ये कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो, ऐसे भी मैंने नहीं कहा कभी आपसे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, ये कहने से नहीं होती हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा या आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी बहुत मेहनत हो रही है, इससे हमें थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है, तो आप ये चीज़ें अपने आप करेंगे।
इन चीज़ों से कहने से कुछ नहीं होता। मेरा सीधा आता हूँ, मैं अपनी जो है कंटेंट पे बात करता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं आपसे ये कह देता हूँ कि हाँ, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है किसी भी चीज़ का क्रम बना रहना चाहिए। जैसे अब मैं विशेषण पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर विशेषण पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम को जानने के बाद ही हम विशेषण को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर हमने संज्ञा के बारे में नहीं पढ़ा, सर्वनाम के बारे में नहीं पढ़ा और डायरेक्ट हम विशेषण को पढ़ने लग गए तो वहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स यूज होते हैं संज्ञा से जुड़े हुए, सर्वनाम से जुड़े हुए, जब तक उनके बारे में हमको बेहतर तरीके से नहीं पता है तब तक हम सर्वनाम को भी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपने अगर पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर उनको चेक करिए और देखिए, तब आपको आगे की चीज़ें जो है समझ में आएंगी। ठीक है, किसी भी चीज़ को बिल्कुल क्रम से देखने पर उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बीच बीच में से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ क्रमवाचक हमने देखा, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे शब्द आते हैं तो क्रमवाचक में होते हैं। आवृत्तिवाचक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसे शब्द आए तो समझ लीजिए वो आवृत्तिवाचक है। समुदाय, समुदाय का मतलब क्या होता है? समुदाय को कहते हैं समूह। समूह के अलावा इसको हम कह सकते हैं सर ग्रुप। ठीक है, तो ऐसा शब्द जो किसी ग्रुप के बारे में बताए, जैसे चारों। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा चारों, दोनों, तीनों। ठीक है, सब या सभी, ये जो शब्द हैं किसी न किसी ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, समुदाय के बारे में बता रहे हैं, समूह के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ से आप देखिए कि चारों शब्द का मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है एक से तो ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, चारों हैं तो जनरली हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि 4 ही व्यक्ति होंगे, 4 व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ एक व्यक्ति के बारे में तो बात नहीं हो रही। और एक व्यक्ति कभी समूह बना सकता है, एक व्यक्ति से कभी भी समुदाय बन सकता है, ग्रुप बन सकता है, नहीं बन सकता। भाई ग्रुप के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, एक से अधिक व्यक्ति होना ही चाहिए। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में हमको बताएं, जिन शब्दों से एक से अधिक व्यक्तियों के समूह के बारे में पता चले तो वो समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो चारों हो गया, दोनों हो गया, तीनों, सभी, सब, ये शब्द जो हैं क्या हैं? समुदाय या समूहवाचक है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग समझदार हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए लोगों की विशेषता, सभी शब्द बता रहा है, लोगों की विशेषता सभी शब्द बता रहा है, तो ये विशेषण है। ठीक है सर, और एक चीज़ याद रखना, एक वाक्य में एक से ज़्यादा भी विशेषण प्रयुक्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं है एक वाक्य है तो उसमें एक ही विशेषण आएगा, एक से ज़्यादा विशेषण भी उसमें यूज किए जा सकते हैं। तो सभी लोग, ठीक है, सभी लोग में सभी क्या है? विशेषण है। कैसा विशेषण है सर ये? समूहवाचक या समुदायवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। ठीक है, इसके अलावा समझदार शब्द भी क्या है? विशेषण है। समझदार शब्द भी क्या है? विशेषण है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ हम बात कर रहे हैं समूहवाचक की, तो हम इसी को हाईलाइट करेंगे। बाकी समझदार शब्द भी विशेषण है, और ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक शब्द में, एक वाक्य में एक से ज़्यादा विशेषण शब्द भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो समुदायवाचक मतलब चारों, दोनों, तीनों, सब, सभी, इस तरीके के जो वर्ड आएँ जो हमें ये बताएं कि यहाँ एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक वस्तुओं के बारे में बात हो रही है, तो वो समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देख लेते हैं गणनावाचक। ठीक है, गणना को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? गणना को कहेंगे हम काउंटिंग। गणना का अर्थ क्या है? गणना का अर्थ है काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब किसी भी चीज़ को गिनना, और कोई भी चीज़ जब गिनी जाती है तो किस तरीके से गिनी जाती है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आगे तक, इस तरीके से चीज़ गिनी जाती है। तो जब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के शब्द आते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके के जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? पूर्णांक बोधक। क्योंकि ये किसी एक पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है पूर्ण अंक। ठीक है, होल नंबर, पूर्ण अंक। पूर्ण अंक मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सारे कैसे हैं? पूर्ण अंक हैं। तो किसी भी वाक्य में कोई ऐसा शब्द यूज होता है 1 2 3 4, तो ये पूर्णांक बोधक शब्द है, तो ये गणनावाचक विशेषण की कैटेगरी में आएगा। अब जो है अंक जो होते हैं वो आपके पूर्ण भी हो सकते हैं और अपूर्ण भी हो सकते हैं। कहीं कहीं पर आपने
ऐसे शब्द लिखे देखे होंगे, आधा, पौना, सवा, ठीक है, डेढ़, ये जो हैं अपूर्णांक हैं, ठीक है। आधा का मतलब होता है 1/2, ठीक है। पौना का मतलब होता है 3/4, सवा का मतलब होता है 1 सही 1/4। तो ये कैसे अंक हैं? अंक ये कैसे हैं? ये सभी कैसे अंक हैं? ये अपूर्ण अंक हैं, ठीक है। अपूर्णांक बोधक, जहाँ पर किसी पूर्ण अंक के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी कैसे हैं? अपूर्णांक बोधक हैं। तो चाहे पूर्णांक संख्या आ जाए या फिर अपूर्णांक संख्या आ जाए, किसी भी व्यक्ति की संख्या बताने के लिए या किसी वस्तु की संख्या बताने के लिए, तो अगर पूर्णांक संख्या आ जाए या अपूर्णांक संख्या आ जाए, दोनों ही गणनावाचक विशेषण की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो पूर्णांक बोधक के उदाहरण देख लेते हैं। मेरे पास एक आम है। आम है सर संज्ञा, ठीक है। आम क्या है? संज्ञा, नाउन। और आम कितने हैं? एक है। ये पूर्णांक, एक शब्द क्या है? एक क्या है? एक पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक बोधक विशेषण हो गया। पूर्णांक बोधक विशेषण किस विशेषण की कैटेगरी में आता है? गणनावाचक की में, ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो मेरे पास एक आम है, आम संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वह एक है। संज्ञा की विशेषता क्या है? वह एक है। तो एक है तो एक क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। तो ये पूर्णांक बोधक विशेषण आ गया। पूर्णांक बोधक विशेषण जो है गणनावाचक में आता है। गणनावाचक जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ से मैंने अभी आधा रास्ता सॉरी, यहाँ पर रास्ता नहीं लिख सकते क्योंकि रास्ता जो है, रास्ते को हम गिन नहीं सकते हैं, और रास्ते को गिन नहीं सकेंगे तो ये जो है गणनावाचक में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने अभी आधा आम खाया है, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आम को हम गिन सकते हैं। यही चीज़ तो याद रखने की है। मैंने अभी आधा आम खाया है। आम यहाँ पे भी है, संज्ञा है, और आम कैसा है सर? आधा है। आधा कैसा होता है? अपूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये अपूर्णांक बोधक विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे रास्ता नहीं लिख सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। मैंने अभी आधा आम खाया है, तो आधा क्या है? आधा अपूर्णांक है, और अपूर्णांक जो है तो वह अपूर्णांक बोधक विशेषण की कैटेगरी में आएगा, गणनावाचक विशेषण की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे मैं रास्ता लिख रहा था, रास्ता मैंने गलत लिखा था। रास्ता इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रास्ता को हम गिन नहीं सकते हैं। गणनावाचक का अर्थ है ऐसी वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में बात की जाएगी जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, तभी हम उसे गणनावाचक की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। जितने भी उदाहरण, मैंने पेन लिखा था, तो पेन को भी हम गिन सकते हैं ना, पेन को भी हम गिन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसी जगह पर लिखा होता मैंने अभी आधा दूध पिया है, तो दूध को हम गिन सकते हैं? दूध को हम गिन नहीं सकते, दूध को हम गिन नहीं सकते। इसीलिए दूध जो है, ये जो विशेषण हो जाएगा फिर आधा, ये आधा वाला जो विशेषण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। परिमाण मतलब किसी वस्तु की मात्रा के बारे में या किसी चीज़ की मात्रा के बारे में बात होती है, ठीक है। तो मैंने अभी आधा आम खाया है। आम कैसा है? संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? आधा बता रहा है। आधा कैसा है? अपूर्णांक है, और ये अपूर्णांक बोधक यानी गणनावाचक विशेषण की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर में ऐसी चीज़ें ही पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे हमने निश्चित संख्या के बारे में पढ़ा, निश्चित संख्या के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक के साथ में अगर क्या लग जाए? लगभग, ठीक है, या फिर करीब। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। हम निश्चित संख्यावाचक पढ़ रहे हैं, लगभग या करीब शब्द अगर आ जाए, लगभग या करीब शब्द अगर किसके साथ आ जाए? निश्चित संख्यावाचक के साथ में, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है? अनिश्चित संख्यावाचक बन जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक बन जाता है। कैसे बन जाता है? उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास 5 पेन हैं, मेरे पास
5 पेन है। और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, मेरे पास लगभग 5 पेन है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स को देखिए आप, मेरे पास 5 पेन है और मेरे पास लगभग 5 पेन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास 5 पेन हैं, तो यहाँ पे एक ही वर्ड यूज हुआ है 5। 5 कैसा है? निश्चित संख्यावाचक है। 5 कैसा है? निश्चित संख्यावाचक है। तो यहाँ पे जो 5 शब्द है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास लगभग 5 पेन है, तो दोनों वाक्य जो लिखे हुए हैं, इन दोनों वाक्यों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? पहले वाक्य में आप देखेंगे तो पहले वाक्य में ये स्पष्टतया हम समझ सकते हैं कि पेन कितने हैं? 5 हैं, न तो 4 हैं न 6 हैं, केवल 5 पेनों की वहाँ पे बात हो रही है। लेकिन नीचे वाले वाक्य को देखेंगे कि मेरे पास लगभग 5 पेन हैं, तो लगभग का मतलब क्या है कि उसको भी नहीं पता है कि उसके पास पेन कितने हैं। लगभग लग गया, लगभग मतलब लगभग वो कह रहा है 5 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो लगभग कह रहा है 4-5 के लगभग 5 के आसपास मेरे पास पेन होंगे। जैसे मान लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे मान लो बाज़ार से आपने पेन खरीदे, पेन आप गट्ठर लेके आए हैं पेनों का, आपने अंदाज़ा लगाया कि इन पेनों के गट्ठर में लगभग आपके 98, 97, 96 पेन लगभग जो है, पेन का पैकेट लेके आए, मान लीजिए उसमें 100 पेन आते हैं, उसमें 97, 98 पेन है। आपको एग्जैक्ट संख्या के बारे में नहीं पता, आपसे कोई पूछता है कि आपके पास कितने पेन हैं, तो आप क्या बोलेंगे? लगभग मेरे पास 100 पेन है। 98 नहीं बोलेंगे, 97 नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका नंबर है वो लगभग 100 के आसपास का नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए आप बोल देंगे कि मेरे पास लगभग 100 पेन है। 96 होंगे तब भी आप लगभग 100 बोलेंगे। ठीक है, आप बाज़ार से कोई कपड़ा खरीद के लाते हैं, जीन्स खरीद के लाए, शर्ट खरीद के लाए, तब भी आप जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी शर्ट खरीद के लाए, वो 590 रुपये की आपको शर्ट पड़ी, 590 रुपये की आपने खरीदी, आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? लगभग 600 रुपये की आई है हमारी शर्ट। 590 नहीं बोलते हैं आप, क्या बोलेंगे? उसको लगभग 600 रुपये की हमने खरीदी है। तो लगभग का मतलब यह है जहाँ पर लगभग लग गया या जहाँ पर करीब लग गया, तो वहाँ पर किसी भी एग्जैक्ट नंबर के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी भी निश्चित संख्या के बारे में वहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो इन शॉर्ट समझने वाली बात यही है कि निश्चित संख्या वाली चीज़ें आपको पता है, निश्चित संख्या वाली चीज़ें आपको पता है कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी निश्चित संख्या हैं। अगर इनसे पहले क्या लग जाए? लगभग या करीब शब्द आ जाए, तो उसको फिर हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, फिर उसको हम अनिश्चित संख्यावाचक की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है लगभग 5, ठीक है, इस पूरे वर्ड को, ये दोनों शब्दों का जो जोड़ा है लगभग और 5, इन दोनों को मिलाकर के हम बोलेंगे कि ये दोनों जो हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है सर, यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो याद रखेंगे कि अगर निश्चित संख्यावाचक से पहले लगभग या करीब शब्द आ जाता है तो वह निश्चित संख्यावाचक नहीं रहता है, बल्कि वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। यही चीज़ें जब हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यही चीज़ आएगी। ठीक है, प्रत्येक वाचक में जो शब्द आते हैं सर आपके कैसे होते हैं? हर एक, ठीक है, या हर एक, एक, ठीक है, यानी किसी पार्टिकुलर एक चीज़ के बारे में जिससे बोध हो रहा है, वो प्रत्येक वाचक है। हर एक व्यक्ति बारात में जाएगा, हर एक व्यक्ति बारात में जाएगा, हर एक व्यक्ति जाएगा सर बारात में। ठीक है, तो व्यक्ति से पहले हर एक आ रहा है, तो हर एक जो है ये प्रत्येक वाचक है। हर एक जो है ये प्रत्येक वाचक विशेषण है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक छात्र को मिठाई बांटो। एक छात्र को, मतलब एक भी छात्र रहना नहीं चाहिए, एक छात्र को मिलनी चाहिए। तो जहाँ पर जो एक है ये छात्रों की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? प्रत्येक वाचक। ठीक है, प्रत्येक वाचक या प्रत्येक बोधक विशेषण हो गया सर। ठीक है, चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो गणनावाचक हमने देख लिए और आपने
इसमें पूर्णांकवाचक अपूर्णांकवाचक ये दोनों चीज़ें देखी। इसके साथ साथ हमको ये पता चला कि अगर निश्चित संख्यावाचक कोई विशेषण है उससे पहले लगभग या करीब शब्द यूज़ हो जाता है तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है। प्रत्येकवाचक भी हमने देख लिया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और परिमाणवाचक के बारे में बात करते हैं। परिमाण को सर हम कह सकते हैं क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी का क्या है? मात्रा, किसी भी चीज़ की मात्रा। अब जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, सबसे ज़्यादा दुविधा जो उत्पन्न होती है विशेषण में, जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जो पहली बार पढ़ते हैं या समझते हैं, तो उनको एक जगह पर जो सबसे बड़ी दुविधा उत्पन्न होती है, किस में होती है? परिमाणवाचक में और आपका संख्यावाचक में। ठीक है, संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में थोड़ी कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाती है। जो पहली बार विशेषण को पढ़ते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। तो क्योंकि इसमें एक दुविधा या समस्या या प्रॉब्लम उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है? क्योंकि दोनों में ही, चाहे वो संख्यावाचक हो या परिमाणवाचक हो, दोनों में कुछ शब्द ऐसे यूज होते हैं जो सेम होते हैं। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण देके भी बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द यूज किया था, आधा। ठीक है, आधा शब्द यूज किया था। आधा शब्द परिमाणवाचक में भी यूज होगा। आधा शब्द जो होगा वो परिमाणवाचक में भी यूज होगा। कैसे यूज होगा? देखो, अपूर्णांक, यहाँ पे जब हम निश्चित संख्यावाचक के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जो अपूर्णांक बोधक विशेषण आता है उसमें आधा शब्द यूज होता है, पौना शब्द यूज होता है, सवा शब्द यूज होता है, डेढ़ शब्द यूज होता है। ये शब्द इसमें भी यूज होंगे परिमाण वाले में। इसके अलावा जो पूर्णांक बोधक शब्द हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, ये शब्द भी जो है परिमाणवाचक में यूज होंगे। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि हम जब संख्या की बात करते हैं, जब हम संख्या की बात कर रहे हैं तो संख्यावाचक विशेषण ऐसी चीज़ों के लिए यूज किए जाते हैं जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। सबसे मुख्य फ़र्क यही है दोनों में। संख्यावाचक विशेषण ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसी वस्तुओं के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं सर, गिन सकते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए यूज किए जाते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है, क्योंकि परिमाण का अपने आप में अर्थ है मात्रा या क्वांटिटी। ठीक है, अब इनको उदाहरण के द्वारा कैसे समझते हैं? परिमाणवाचक हम पढ़ रहे हैं। परिमाणवाचक 2 तरीके के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाण का अर्थ है कि जो मात्रा होगी किसी भी चीज़ की, जो क्वांटिटी होगी वो निश्चित होगी। जैसे उदाहरण समझिए, यहाँ पे जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे 1 किलो एक लीटर दूध दे दो। ठीक है सर, मुझे 1 लीटर दूध दे दो। अब देखिए, एक शब्द जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है और एक शब्द जो है आपका इसमें भी यूज हो रहा था, जो संख्यावाचक था। निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक जो विशेषण था उसमें भी 1 यूज हो रहा था, इसमें भी 1 यूज हो रहा है। फ़र्क दोनों में क्या है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसको हम गिन सकते हैं। संख्यावाचक में कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसको हम काउंट कर सकते हैं। परिमाणवाचक में कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जिसको हम काउंट कर सकते। इसमें ऐसी चीज़ आएगी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। सर, इसमें दूध आया है, दूध को हम गिन सकते हैं? दूध को हम नहीं गिन सकते, दूध को काउंट नहीं किया जा सकता है। तो दूध को काउंट नहीं किया जा सकता है तो ये परिमाण बता रहा है। परिमाण का अर्थ आप समझ गए तो इन दोनों का जो भेद है, इन दोनों में जो कन्फ्यूजन उत्पन्न होती है उसको भी आप समझ गए। ये मान लीजिए, संख्या का मतलब है आप ये समझ के चलें जिसको हम गिन सकते हैं, और परिमाण का मतलब ऐसी चीज़ों से है जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल जो चीज़ है वो परिमाण में आएंगी आपकी। तो मुझे 1 लीटर दूध दे दो। सर, दूध को गिन सकते हैं क्या? दूध को नहीं गिन सकते। और जब दूध को नहीं गिन सकते हैं तो एक जो है ये क्या हो गया? ये परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? परिमाणवाचक। और कैसा परिमाणवाचक हो गया? ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया सर। इसी जगह पर एक एग्जाम्पल इस तरीके से पूछा जाता, इसी जगह पर एक एग्जाम्पल ये आ जाता, इसी जगह पर अगर ये एग्जाम्पल दे दिया जाए, मुझे आधा लीटर दूध दे दो। ठीक है सर,
अब देखिए यहाँ पे जो दूध है ये भी अनकाउंटेबल चीज़ है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब ऐसी चीज़ के बारे में बात की जाए जिसको गिना नहीं जा सकता है तो वहाँ समझ लीजिए परिमाण की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो दूध जो है, दूध कितने दूध के बारे में बात कर रहा है? आधा लीटर दूध के बारे में, आधा लीटर। तो आधा जो है, आधा क्या है? आधा को हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है क्या आ गया आपका? निश्चित परिमाण में आ गया, निश्चित परिमाण। ठीक है, अब क्योंकि आधा यहाँ पे भी यूज हो रहा है और आधा यहाँ पे भी, यहाँ अपूर्णांक बोधक में यूज होता है, अपूर्णांक बोधक में यूज होगा, लेकिन यहाँ पर जो आधा यूज होगा वो आधा निश्चित परिमाणवाचक में यूज होगा, क्योंकि आधे को भी तो हम मतलब आधे को भी तो समझ सकते हैं, आधा का मतलब आधा ही रहेगा। आधे लीटर का जो एक परिमाण होता है वो निश्चित होता है, यानी उसको हम न तो कम कर सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। आधा लीटर जो है एक फिक्स क्वांटिटी है, तो फिक्स क्वांटिटी है तो ये निश्चित परिमाण में हो गया। अब यहाँ पर एक उदाहरण और समझिए, फिर आपके लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एक उदाहरण और यहाँ से समझते हैं हम अनिश्चित परिमाण का। मुझे थोड़ा दूध दे दो। ठीक है सर, मुझे थोड़ा दूध दे दो। अब यहाँ पे जो दूध है ये अनकाउंटेबल चीज़ है। ठीक है, और थोड़ा जो है, थोड़ा को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इसका अनुमान लगा सकते हैं? नहीं। थोड़ा तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा का मतलब है कुछ भी हो सकता है, 100 ग्राम भी हो सकता है, 50 ग्राम भी हो सकता है। ठीक है, 100 ml भी हो सकता है, 50 ml भी हो सकता है, 200 ml भी हो सकता है, 200 ml भी हो सकता है। तो थोड़ा का मतलब है थोड़ा तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ निश्चितता नहीं किसी भी चीज़ की। तो ये जो थोड़ा शब्द है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। थोड़ा जो है ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित परिमाण में आप समझ सकते हैं जो चीज़ें सर्टिफाइड हैं, फिक्स हैं, वो निश्चित हैं। अनिश्चित जिनके बारे में, जिनकी मात्रा के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सके, जिसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सके, वो निश्चित है। ठीक है, तो निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, ये भी आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देख लेते हैं अपना सर्वनामिक विशेषण। ठीक है सर, सर्वनामिक विशेषण देखते हैं। सर्वनामिक विशेषण को हम निजवाचक भी कहते हैं, निजवाचक, संकेतवाचक, इन नामों से भी हम इसको बुला सकते हैं। अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण को हम निजवाचक या जो है इनको संकेतवाचक विशेषण की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। अब जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक मौलिक सर्वनामिक और एक यौगिक सर्वनामिक। ठीक है, एक मौलिक सर्वनामिक और एक यौगिक सर्वनामिक। तो मौलिक सर्वनामिक को सबसे पहले समझते हैं। यह घर मेरा है। ठीक है सर, यह घर मेरा है, घर के बारे में बात हो रही है। घर संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता यह शब्द बता रहा है। संकेतवाचक यह घर मेरा है, मैं उंगली करके भी तो कह सकता हूँ यह घर मेरा है, तो संकेत भी कर रहा है। यह घर मेरा है मतलब मेरे खुद के बारे में बता रहा है, अपनत्व की भावना यहाँ पे नजर आ रही है, तो ये निजवाचक भी है। इसके अलावा सर्वनाम है, क्योंकि यह वह ये वे हमने पढ़े थे, जब सर्वनाम हम पढ़ रहे थे तो यह वह ये वे ये शब्द कैसे होते हैं? सर्वनाम होते हैं। लेकिन ये सर्वनाम तभी तक होते हैं जब तक इनके बाद में कोई संज्ञा नहीं आए। अगर इनके बाद में संज्ञा आ जाती है, यह वह ये वे के बाद में अगर संज्ञा आ जाती है तो ये विशेषण बन जाते हैं। तो यहाँ पे यह के बाद में संज्ञा आ गई, संज्ञा आ गई तो ये विशेषण बन गया सर। तो ये कैसा है? मौलिक सर्वनाम है। मौलिक सर्वनाम आप अभी समझे नहीं होंगे क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं है। तो मौलिक सर्वनाम को समझते हैं। मौलिक सर्वनाम क्या होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द, ठीक है सर, ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की जगह पर यूज किए जा रहे हैं अपने मूल रूप में। सर्वनामिक विशेषण कौन कौन से होते थे? 4 सर्वनामिक विशेषण हमने पढ़े थे। पहला यह, दूसरा वह, तीसरा ये, चौथा वे। ठीक है, 4 ही तो पढ़े थे हमने सर्वनामिक विशेषण। यह, वह, ये, वे, ये 4 जो पढ़े थे हमने, ये सर्वनामिक विशेषण पढ़े थे। ठीक है, पिछली क्लास में जब हम सर्वनाम के बारे में बात कर रहे थे। तो ये सर्वनामिक विशेषण है और ये इनका मूल रूप है। ये इनका क्या है? मूल रूप है। अब यह से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? यह से शब्द कौन कौन से बन सकते हैं सर? यह से बन सकते हैं ऐसा, ऐसी, ठीक है, या फिर ऐसे। वह से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? वैसा,
वैसी और वैसे, ठीक है। और ये से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं सर? इनका, इनकी, इनके, ठीक है, ये शब्द बन सकते हैं। और वे से शब्द कौन से बन सकते हैं? वे से उनका, उनकी, उनके। समझ में आई चीजें? यह, वह, ये, वे, ये सर्वनाम शब्द है और ये मूल रूप में है अपने में, यानी जो ये, वे, यह, वह, ये शब्द जो हैं ये अपने मूल रूप में है, यानी ये किसी अन्य शब्द की सहायता से नहीं बने हैं सर। मूल शब्द का मतलब क्या होता है? जो किसी अन्य शब्द की सहायता से न बना हो, अपने आप में फ्री वर्ड हो, स्वतंत्र हो। तो यह, वह, ये, वे, ये कैसे हैं? अपने आप में स्वतंत्र है, तो ये इनका मूल रूप है। और वास्तविकता में ये हैं क्या? ये सर्वनाम है, हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। सर्वनाम कब तक है ये? जब तक इनके पीछे कोई, यानी इनके तुरंत बाद कोई संज्ञा नहीं आए, कोई नाउन नहीं आए। अगर इनके तुरंत बाद किसी नाउन का यूज होता है, संज्ञा का यूज होता है, किसी व्यक्ति का नाम यूज होता है, किसी वस्तु का नाम यूज होता है, किसी स्थान का नाम यूज होता है, तो ये चारों शब्द विशेषण की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये चारों शब्द क्या बन जाते हैं सर? विशेषण बन जाते हैं। अब जो सर्वनाम शब्द, मौलिक सर्वनाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सर्वनाम शब्द अपने मूल रूप में, जो सर्वनाम शब्द अपने मूल रूप में, यानी यह, वह, ये, वे, अपने मूल रूप में विशेषण के स्थान पर यूज किए जाते हैं या विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? मौलिक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, ये सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम के बाद में सर क्या आ गया? आपका संज्ञा आ गई, तो ये विशेषण बन गया। और कैसा विशेषण बन गया? ये है तो सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि सर्वनाम शब्द से बना हुआ है, तो है तो सर्वनामिक विशेषण, लेकिन कैसा है? मौलिक, मौलिक सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। क्लियर? मौलिक सर्वनामिक विशेषण आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने मूल रूप में किसी विशेषण के रूप में यूज किए जाते हैं, मौलिक सर्वनाम कहलाते हैं। अब यौगिक सर्वनाम, यौगिक का मतलब यही है कि सीधी सी बात है, कुछ परिवर्तित रूप, जो कुछ चीज़ों को मिलाकर के बनाया हो, वो वही तो यौगिक है। तो यौगिक सर्वनाम की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यौगिक सर्वनामिक शब्द या यौगिक सर्वनामिक विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो मूल सर्वनामिक शब्दों की सहायता से बनाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे बना के भी बताया, मूल सर्वनाम शब्द थे यह, वह, ये, वे, तो यह से ऐसा, ऐसी, ऐसे बन सकते हैं, ये से इनका, इनकी, इनके बन सकते हैं, वह से वैसा, वैसी, वैसे बन सकते हैं, और वे से उनका, उनकी, उनके बन सकते हैं। तो ये जो शब्द यूज होंगे, ठीक है, जिनको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये जो शब्द यूज होंगे, ऐसा, ऐसी, ऐसे, वैसा, वैसी, वैसे, इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके, ये शब्द अगर कहीं पे यूज होंगे विशेषण के रूप में, तो ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। ऐसा घर, ऐसा घर मैंने पहले नहीं देखा सर, पहले नहीं देखा, ऐसा घर मैंने पहले नहीं देखा। तो घर जो है संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है ऐसा, और ऐसा क्योंकि ये सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, लेकिन ये अपने मूल रूप में नहीं है, ये अपने मूल रूप में नहीं है, ये यह का परिवर्तित रूप है। इस यह का परिवर्तित रूप है ऐसा। तो ऐसा क्या हो गया? ये यौगिक सर्वनाम हो गया, और क्योंकि इस यौगिक सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ रही है, तो ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मौलिक सर्वनामिक ऐसे सर्वनाम जो अपने मूल रूप में किसी विशेषण के स्थान पर यूज किए जाते हैं, विशेषण के रूप में यूज किए जाते हैं, वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और मौलिक सर्वनाम विशेषणों का परिवर्तित रूप, ठीक है, मौलिक सर्वनाम विशेषणों का, मौलिक सर्वनामिक शब्दों का परिवर्तित रूप जब किसी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वो यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है। क्लियर? तो ये हो गए आपके जितने भी आपके विशेषण थे। विशेषण की परिभाषा हमने पढ़ी, विशेष्य और विशेषण के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और इसके अलावा प्रविशेषण के बारे में हमने जाना, और विशेषण के जितने भी भेद हैं उन सभी भेदों को हमने 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स की सहायता से पढ़ा। इस क्लास के बाहर सर्वनाम से कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला, ये आप यकीन माने। इसको आप अगर बेहतर तरीके से 1-2 बार इस वीडियो को देखें, एक दो बार इस वीडियो को देखने के बाद में विशेषण से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब इसमें एक चीज़ और रह गई है आपकी थोड़ी सी, जो अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, ठीक है।
विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं उनको और देख लेते हैं। तब तक मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट करें, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। इसके बाद में फिर हम जानेंगे विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। विशेषण की अवस्था, जैसे आपने अंग्रेजी भी पढ़ी होगी, 10th क्लास तक की अगर आपने अंग्रेजी पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स वहाँ पे आपने पढ़ी होंगी, तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है, ये डिग्रीज आपने पढ़ी होंगी। जैसे गुड का मतलब अच्छा होता है। अब ये मत कहना मैं अंग्रेजी पढ़ाने लग गया आपको, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, तब तक कुछ ना कुछ आप सुनते रहो। जैसे गुड का मतलब होता है अच्छा, GOOD, गुड का मतलब होता है अच्छा, ये इसका नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। और अच्छा क्या है, हिंदी भी आपने पढ़ी है। अच्छा क्या है, एक विशेषण शब्द है, एडजेक्टिव है। तो गुड शब्द भी क्या हो गया, एक विशेषण शब्द हो गया। अब गुड का जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो बेटर होता है, और बेटर के मतलब होता है, बेटर का मतलब होता है थोड़ा अच्छा, मतलब अच्छे से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा। और फिर इसका जो सुपरलेटिव फॉर्म है, इसका जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है वो होता है आपका बेस्ट, और बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म हो गई, डिग्री हो गई, तीन डिग्री किसकी हो गई सर, एडजेक्टिव की डिग्री हो गई। ये आपने कक्षा 10वीं में 12वीं में पढ़ी होंगी अगर आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है, ठीक है। ग्रामर आपने पढ़ी होगी। सेम उसी तरीके से अंग्रेजी की तरह जो डिग्री होती हैं एडजेक्टिव्स की, उसी तरीके से हिंदी में भी जो है विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं मूल अवस्था, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो सर 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, ठीक है। पहली होती है आपकी मूल अवस्था, पहली होती है आपकी मूलावस्था, दूसरी होती है आपकी उत्तरावस्था, और तीसरी होती है आपकी उत्तमावस्था, ठीक है। ये 3 डिग्री होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 कंडीशन होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था है क्या? मूलावस्था ऐसे विशेषण शब्द जो अपने सामान्य रूप में, मूल रूप में, जैसे अभी हम बात कर रहे थे मूल सर्वनाम, ऐसे ही विशेषण शब्द जो होते हैं वो अपने मूल रूप में, अपना जो वास्तविक रूप है, ठीक है, किसी चीज़ से न मिलकर बनने वाले शब्द या अपने आप में स्वतंत्र शब्द जो विशेषण हैं वो यूज किए जाते हैं, वो मूल अवस्था होती है, ठीक है, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं जो विशेषण शब्द हैं, विशेषण शब्द जो हैं वो अपने मूल रूप में होते हैं, मूल रूप में होते हैं, ठीक है, और किसी से भी कोई तुलना नहीं की जाती, यहाँ पे कोई तुलना नहीं की जाती। उत्तरावस्था में देखेंगे, उत्तरावस्था में मूलावस्था का थोड़ा सा परिवर्तित रूप होता है, और यहाँ पर क्या होता है, 2 चीज़ों में तुलना की जाती है, 2 चीज़ों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है, और एक चीज़ को दूसरे से बेहतर बताया जाता है, ठीक है, एक चीज़ को दूसरे से बेहतर बताया जाता है। और उत्तमावस्था की जब हम बात करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ रूप होता है, सर्वश्रेष्ठ रूप होता है, यानी व्यक्तियों के या फिर वस्तुओं के, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में से, ग्रुप में से किसी एक चीज को, चाहे वो व्यक्ति हो या वो वस्तु हो, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु को अन्य सभी से श्रेष्ठ बताया जाता है, ठीक है, बेहतर बताया जाता है, बेहतर बताया जाता है। तो वो क्या होती है, उत्तमावस्था होती है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है, उदाहरण के द्वारा थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और सर उत्तम अवस्था। ज़्यादातर इनको जैसे कभी कभी बनाने के लिए आ जाता है कि इस विशेषण की
उत्तर अवस्था लिखिए, या कोई भी विशेषण का नाम आपको दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इस विशेषण की उत्तम अवस्था क्या होगी, तो जनरली क्या होता है, जो उत्तर अवस्था होती है ये विशेषण शब्दों में, जो मूल विशेषण शब्द होते हैं, मूल में तर जोड़ के, ठीक है, तर जोड़ के बनाए जाते हैं। और ये जो होते हैं उत्तम, ये मूल विशेषण में तम जोड़ करके बनाए जाते हैं। जनरली सारे शब्द नहीं बनाए जाते, जनरली जो ज़्यादातर शब्द हैं वो तर या तम जोड़ के बनाए जाते हैं। तर किस में जोड़ा जाता है, उत्तर अवस्था में, और उत्तम अवस्था में तम जोड़ा जाता है, किस में, मूल विशेषण शब्द में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। न्यून का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, न्यून का मतलब होता है कम। अब ये मूल अवस्था है, ये विशेषण की मूल अवस्था है। अब इस विशेषण की मूल अवस्था से इसको हम उत्तर अवस्था में चेंज करेंगे, तो इसको हम कह देंगे न्यूनतर, ठीक है। न्यूनतर मतलब ये कम है, ये थोड़ा सा और कम है, यानी दो चीज़ों की तुलना हो रही है, उसमें ये थोड़ा सा और कम है। अब इसी को हम उत्तम अवस्था में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा न्यूनतम, ठीक है। इसका मतलब है कि जितनी भी चीज़ों की बात हो रही है, जितनी भी चीज़ों का समूह है, ग्रुप है, उन सभी में सबसे कम यही है। मतलब ये सबसे जो है कह सकते हैं हम बेस्ट डिग्री है, ये सबसे कम है उन सभी चीज़ों के समूह में, उन सभी व्यक्तियों के समूह में, या किसी भी ऑब्जेक्ट के समूह में ये सबसे कम चीज़ है, मतलब इससे कम कोई नहीं है। तो ये एक अलग चीज़ हो गई अपनी, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं इसके अलावा, उच्च, ठीक है। उच्च का मतलब है क्या, ऊंचा, और उच्च का अगर उत्तरतम अवस्था में ले जाएंगे इसको तो हम ये उच्चतर हो जाएगा। मतलब ऊंचा तो है लेकिन सबसे ऊंचा नहीं है, ये ऊंचा है। ये कितना ऊंचा है इसके बारे में नहीं पता। उच्चतर का मतलब क्या है सर, कि उच्चतर जो है ये ऊंचा है लेकिन सबसे ऊंचा नहीं है, किसी एक व्यक्ति से या किसी एक चीज़ से ऊंची चीज़ के बारे में बात हो रही। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया उच्चतम, तो इसका मतलब सर ये है कि इससे ऊंचा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। उच्चतम का मतलब ये होगा कि इससे ऊंचा कुछ नहीं, ये सबसे ऊंचा है। सभी ऑब्जेक्ट्स के समूह में, सभी व्यक्तियों में, सभी वस्तुओं में सबसे ऊंची चीज़ यही है। तो आप समझ पा रहे होंगे, ये मूल अवस्था, ये उत्तर अवस्था, ये उत्तम अवस्था। तो ऐसे ही कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ विशेष शब्दों को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जिन्हें आप समझ सकते हैं। जैसे गुर हो गया तो गुरुतर और गुरुतम। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो कि तर और तम लगाने से नहीं बनते, उनमें कुछ और भी जोड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर अच्छा शब्द आ जाए, अपन अच्छा शब्द आ जाए, अंग्रेजी में भी जो अच्छा शब्द होता है गुड होता है। और गुड देखेंगे आप अंग्रेजी में, जैसे आपने पढ़ा होगा, तो जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, यानी उत्तरावस्था जो होती है, अंग्रेजी की उत्तरावस्था, उसमें आप ER जोड़ते हैं शब्दों में, ER। और जो आपकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, यानी हिंदी की जो उत्तम अवस्था होती है, उसमें आप EST जोड़ते थे शब्दों में। तो उसी तरीके से हिंदी में भी उत्तरावस्था में तर जोड़ा जाता है, उत्तम अवस्था में तम जोड़ा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो तर या तम जोड़ करके नहीं बनाए जा सकते। जैसे अंग्रेजी में भी कुछ अपवाद होते थे, अंग्रेजी में भी अपवाद होते थे। गुड शब्द जो होता था, गुड का जो कंपैरेटिव फॉर्म होता था, उत्तरावस्था होती थी गुड की, वो क्या होती थी, बेटर। और जो उत्तमावस्था होती थी, सुपरलेटिव डिग्री होती थी, वो होती थी बेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी में भी अच्छा की जो उत्तरावस्था है वो है अधिक अच्छा, अधिक अच्छा। और अब यहाँ से आप स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तम अवस्था क्या होने वाली है, सबसे अच्छा, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अधिक जोड़ करके और सबसे जोड़ करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्थाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने डिग्री भी पढ़ ली, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, विशेषण की परिभाषा, विशेष्य क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं, 4 भेदों के अलग अलग जो सब डिवीजन है उसका वो किस तरीके से होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। एकदम कंप्लीट क्लास है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है विशेषण में। विशेषण में इसकी एक वीडियो और मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें जो नाउन से रिलेटेड होगी विशेषण में। जैसे मान सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, तो मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो तो अलग कैटेगरी में चलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है, रूपांतरण, एक शब्द का दूसरे शब्द में रूपांतरण किस तरीके से होता है। बाकी का जो विशेषण का जो भी कॉन्सेप्ट है, विशेषण का जो भी कॉन्सेप्ट है, वो इसके अलावा कुछ नहीं है। जितना आपने पढ़ा ये पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए, और
विशेषण से जुड़े हुए हर शब्द को आप, हर प्रश्न को आप आसानी से यहाँ से हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। हिंदी की क्लासेस रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद में कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी हिंदी की। इसके साथ साथ अगर लेखपाल की आप तैयारी कर रहे हैं तो ग्राम समाज एवं विकास की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। UPPCS 2022 प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डिटेल्ड वीडियोज हिस्ट्री की, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री चैनल पर पूरी अपलोड है। मॉडर्न हिस्ट्री लगभग ख़त्म होने वाली है, अभी उसमें स्वतंत्रता आंदोलन का जो है चैप्टर है वो वाला चल रहा है, उसको भी आज आपको वीडियो मिलेगी, उसकी एक बनाएंगे, उसकी भी कांग्रेस की स्थापना से जुड़ी हुई एक वीडियो आज आने वाली है। इसके अलावा कुछ जैसे मान लो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं GS दृष्टि, घटना चक्र वगैरह की, इसकी भी मैंने पूरी की पूरी सीरीज जो है मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो इसको देखें आप और 100% ये बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए। और यहाँ से आपसे मैं कुछ ले भी नहीं रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं तो इनका आप लाभ उठा सकते हैं। आगे धीरे धीरे जितनी भी विषय हैं सामान्य अध्ययन की, इतिहास अभी लगभग समाप्ति की अवस्था में चल रहा है। इसके अलावा जो ज्योग्राफी है आपकी, इंडियन ज्योग्राफी हो गई या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, और जितनी भी सामान्य अध्ययन की विषय हैं, पॉलिटी की भी काफ़ी सारी वीडियो मैंने बना रखी हैं। लगभग आपकी 50% सिलेबस जो है पॉलिटी का इस चैनल के माध्यम से कवर किया जा चुका है। तो पॉलिटी की भी जो है आगे उस कोर्स को भी पूरा करेंगे। पॉलिटी की भी रेगुलर वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी। थोड़ा सा समय का अभाव रहता है जॉब की वजह से। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।